दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए यहाँ पर काव्यखंड का जो चैप्टर फर्स्ट है आप लोगों का, जिसका नाम है आत्म परिचय और एक गीत। ये दोनों चैप्टर हरिवंश राय बच्चन के द्वारा लिखे गए हैं। आत्म परिचय भी हरिवंश राय बच्चन के द्वारा लिखा गया है और एक और जो गीत है वो भी हरिवंश राय बच्चन के द्वारा ही लिखा गया है। तो यहाँ हम सबसे पहले तो बात करेंगे हरिवंश राय बच्चन के जीवन परिचय की। जीवन परिचय में जितने भी इम्पोर्टेंट टर्म्स है उस सारे आप लोगों को मैं बताऊंगा, सभी को याद करने हैं। देखिए यहाँ पर जो हरिवंश राय बच्चन जी है, इनका जन्म 1907 में हुआ था। ठीक है, जब प्रश्न बनता है कि हरिवंश राय बच्चन का जन्म कब हुआ था और कहाँ पर हुआ था, तो आपको बताना है हरिवंश राय बच्चन का जन्म 1907 इलाहाबाद में हुआ था। ठीक है, और इलाहाबाद में इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो आप देख सकते हो यहाँ पर। इनका जन्म और इनकी रचनाओं में सबसे पहले रचना आ जाती है मधुशाला। तो मधुशाला जो है 1935 की इनकी रचना है। इसके अलावा मधुबाला 1938 की रचना है। मधु कलश 1938 में भी लिखी गई थी ये भी, ठीक है ना। और इसके अलावा निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, मिलन यामिनी, सतरंगिणी, आरती और अंगारे, नए पुराने झरोखे, टूटी फूटी कड़ियाँ, ये काव्य संग्रह हैं इनके। और क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक, ये आत्मकथा 4 खंड। ठीक है, हेमलेट, जनगीता, मैकबेथ, ये अनुवाद हैं। प्रवासी की डायरी, ये इनकी डायरी है। ठीक है, अब एक बात और आपको यहाँ पर याद रखनी है कि उनका पूरा वाङ्मय बच्चन ग्रंथावली के नाम से 10 खंडों में प्रकाशित है। ठीक है, याद रखना कि जो हरिवंश राय बच्चन हैं उनका पूरा जो वाङ्मय है, अर्थात इनकी जो रचनाएं हैं सारी उसमें शामिल हो जाती है, जिसका नाम दिया है बच्चन ग्रंथावली। ठीक है, इसमें कितने खंड हैं, कितने भाग हैं, तो आपको बताना है इसमें 10 भाग या खंड हैं। ठीक है, 10 भाग या खंड इसमें दिए गए हैं। इसके बाद में यहाँ पर दिया गया है आप लोगों को निधन। तो 2003 में इनका निधन होता है और वो भी कहाँ पर, मुंबई में। ठीक है दोस्तों, जो हरिवंश राय बच्चन जी हैं ये 1942 से 52 तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्राध्यापक मतलब प्रधान अध्यापक, आकाशवाणी के साहित्यिक कार्यक्रमों से संबद्ध, फिर विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ रहे। ठीक है, आपको याद रखना है विदेश मंत्रालय में हरिवंश राय बच्चन जी जो हैं वो हिंदी के विशेषज्ञ रहे। दोनों महायुद्धों के बीच मध्य वर्ग के विक्षुब्ध विकल मन को बच्चन ने वाणी का वरदान दिया। उन्होंने छायावाद की लाक्षणिक वक्रता के बजाय सीधी सादी जीवंत भाषा और संवेदन शक्ति गेय शैली में अपनी बात कही। मतलब कि यहाँ पर कहने का अर्थ ये है कि जो गायन शैली है, गायन शैली में उन्होंने अपनी बात रची थी। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर व्यक्तिगत जीवन में घटी घटनाओं की सहज अनुभूति की ईमानदार अभिव्यक्ति बच्चन की कविता बनकर प्रकट हुई थी। ये विशेषता हिंदी काव्य संसार में उनकी विलक्षण लोकप्रियता का मूल आधार है। यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ कि मध्ययुगीन फारसी के कवि उमर खय्याम का मस्तानापन, ठीक है, हरिवंश राय बच्चन की प्रारंभिक कविताओं विशेषकर मधुशाला में एक अद्भुत अर्थ विस्तार पाता है। मतलब कि जो उन्होंने मधुशाला लिखी है ना, उस मधुशाला में उन्होंने फारसी के कवि उमर खय्याम की तरह मस्तानापन लिए रचना की है। जीवन की उसमें उन्होंने क्या बताया, जीवन एक तरह का मधु कलश है। ठीक है, यहाँ पर आपको एक बात याद रखनी है कि जीवन उन्होंने एक मधु कलश की भांति बताया और दुनिया को मधुशाला के रूप में माना है। कल्पना की साकी और कविता वह प्याला है जिसमें ढालकर जीवन पाठक को पिलाया जाता है। ठीक है, ये मधुशाला में कहा गया है। ठीक है, कविता का एक घूंट जीवन का एक घूंट है। मतलब कि जब कोई भी कविता सुनता है तो उसे ऐसा लगता है कि उसके जीवन से ही रिलेटेड है, उनके जीवन से ही ये संबंधित है, उसके जीवन का ही अंश है। इसीलिए जो कविता है उसका एक घूंट जीवन का एक घूंट कहा है। पूरी तन्मयता से जीवन का घूंट भरें,
कड़वा खट्टा भी सहज भाव से स्वीकार करें। मतलब कि यहाँ पर जो संपत्ति विपत्ति है, सुख दुख है, उसको सहज रूप से स्वीकार करें। तो अंततः एक सूफियानी सी बेख्याली मन पर छाएगी, एक के बहाने सारी दुनिया से इश्क हो जाएगा और तेरा मेरा के समस्त झगड़े काफूर हो जाएंगे, मतलब समाप्त हो जाएंगे। इसे बच्चन का हालावादी दर्शन कहते हैं। यहाँ पर प्रश्न ये बनता है कि जो हालावादी दर्शन है, हालावादी दर्शन के जो जनक है वो कौन थे? तो आपको हरिवंश राय बच्चन बताना है। ठीक है, हरिवंश राय बच्चन बताना है। यहाँ पर उन्होंने युगबोध संबंधी कविताएं बाद में लिखी थी और जो बच्चन का कवि रूप जो है वो सबसे विख्यात है। उन्होंने कहानी, नाटक, डायरी के साथ बेहतरीन आत्मकथा भी लिखी है। मतलब ऐसा नहीं कि उन्होंने कविताएं लिखी है, उन्होंने कहानी भी लिखी है, नाटक भी लिखे हैं, डायरी भी लिखी है और आत्मकथा भी लिखी है, जो ईमानदार, आत्मस्वीकृति और प्रांजल शैली के कारण निरंतर पठनीय बनी हुई है। मतलब यहाँ पर वो हम पढ़ सकें ऐसी बनी हुई है, क्योंकि उन्होंने इसी प्रकार की शैली का उसमें उपयोग किया है। अब यहाँ पर कुछ और हम उनसे रिलेटेड चर्चा करते हैं। उनकी कविता है आत्मपरिचय तथा गीत का नाम है निशा निमंत्रण। ठीक है, आत्मपरिचय क्या है तो आपको कविता याद रखना है। गीत जो दिया है वो गीत संग्रह जो दिया है निशा निमंत्रण। अपने को जाना दुनिया को जानने से सबसे ज़्यादा कठिन है। समाज से व्यक्ति का नाता खट्टा मीठा तो होता ही है। जग जीवन से पूरी तरह निरपेक्ष रहना संभव नहीं है। दुनिया अपने व्यंग बाण और शासन प्रशासन से चाहे जितना कष्ट दे, पर दुनिया से कटकर मनुष्य रह भी नहीं पाता। ठीक है, क्योंकि उसकी अपनी अस्मिता, अपनी पहचान का उत्स, उसका परिवेश ही उसकी दुनिया है। अपना परिचय देते हुए लगातार दुनिया से अपने द्विधात्मक और द्वंद्वात्मक संबंधों का मर्म ही उद्घाटित करता चलता है। और पूरी कविता का सारांश एक पंक्ति में ये बनता है कि दुनिया से मेरा संबंध प्रीति कलह का है, मेरा जीवन विरुद्धों का सामंजस्य है। ठीक है, अब यहाँ पर आप समझिए कविता में उन्होंने दिया है उन्मादों में अवसाद, रोदन में राग, शीतल वाणी में आग, विरुद्धों का विरोधाभास मूलक सामंजस्य साधते साधते वे बेखुदी, वही मस्ती, वह दीवानगी व्यक्तित्व में उतर आई है कि मैं दुनिया में हूँ, दुनिया का तलबगार नहीं हूँ, बाजार से गुजरा हूँ, खरीदार नहीं हूँ। ठीक है, तो इस प्रकार की जो चीज़ें हैं उनकी कविताओं में देखने को मिलती है। ठीक है, निशा निमंत्रण से उद्धृत गीता में प्रकृति के दैनिक परिवर्तनशीलता जो गीत है उसमें दैनिक परिवर्तनशीलता के संदर्भ में प्राणी वर्ग विशेषकर मनुष्य, ठीक है, के धड़कते हृदय को सुनने की काव्यात्मक कोशिश की है। ठीक है, ये सारी चीज़ें बता दी है आपको इसमें। ठीक है ना, तो बढ़िया अच्छे से इसको आप पढ़ेंगे और याद करेंगे। ठीक है, और ये जो कहाँ से लिया गया है आत्मपरिचय, तो याद रखना आत्मपरिचय एक गीत निशा निमंत्रण से लिया गया है। और निशा निमंत्रण क्या है तो उनका काव्य संग्रह है।